हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्वांटम नंबर्स. ओके, so in this video we are going to learn about new concept and that is quantum numbers. What are these quantum numbers and how are they useful in determining electronic configuration? Okay, electronic configuration लिखने में इनका क्या कैसे यूज है वो हम इसके बाद देखेंगे. अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? क्वांटम नंबर्स समझने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखना होगा. एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनिशियली आपको कुछ पॉइंट्स है दोस्तों. इन द यूनिट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यू हैव द पॉइंट्स दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार और सर्टेन एटॉमिक मॉडल्स. कुछ एटॉमिक मॉडल्स है दोस्तों, राइट? So in that you have J.J. Thomson's atomic model, then Rutherford's atomic model, after that Bohr's atomic model. तो ये Bohr's atomic model क्या कहता है दोस्तों? According to Bohr's atomic model, the atomic structure is like that. It contains nucleus at the central part. It has nucleus in atom. Nucleus is the central part, and the peripheral part is what? Electrons. That is, electrons revolve around the nucleus in a circular path. Those circular paths are called orbits. उनको हम क्या कहते हैं? Orbits या shells. According to what? According to Bohr. तो बोर ने क्या कहा? According to बोर का एटॉमिक मॉडल जो है, according to बोर, electrons revolve around the nucleus, positively charged nucleus, in a concentric circular paths. These concentric circular paths are called orbits or shells by Bohr. ठीक है? तो बोर ने क्या ट्रीट किया था इलेक्ट्रॉन को? According to Bohr, electron is a particle which revolves around the nucleus in a circular path. इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है सर्कुलर पाथ में. ओके, एंड दैट सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स बाय बोर. These orbits, or you can call it as a shells. ठीक है? तो फिर ये फर्स्ट शेल है तो उसको उसने नेम दिया के शेल, सेकंड एल, एम, एन, सो ऑन. 1 2 3 4. You can use the number 1 2 3 4 for first, second, third, fourth, fifth shell, right? And you can use letter K, L, M, N for the shells, right? तो ये बोर का पोस्टुलेट था, बोर का एजम्पशन था और बोर को नोबेल प्राइज भी मिला और also got Nobel Prize on the basis of his atomic structure. बट ये बोर का जो एटॉमिक मॉडल था ये फाइनल एटॉमिक मॉडल नहीं है दोस्तों. इसके बाद कुछ डिस्कवरीज हुई. उस डिस्कवरीज में साइंटिस्ट ने देखा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट ओनली बिहेव एज अ पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन नॉट बिहेव ओनली एज अ पार्टिकल, इट कैन बिहेव एज अ वेव आल्सो. इट शोज सर्टेन वेव लाइक प्रॉपर्टीज आल्सो. ओके, तो उसके बाद एक थ्योरी आती है आपको, वो है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने डिटरमाइन की वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. ओके, ही कैलकुलेटेड द वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन by using the formula lambda is equal to h upon mv, where h you know Planck's constant, m mass of electron, v is the velocity of electron. Okay, so you can calculate the wavelength. तो उसने क्या की? डी ब्रॉगली ने वेव लेंथ डिटरमाइन की इलेक्ट्रॉन की. और उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आया. हेजनबर्ग ने कहा अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और अगर वो स्पीड में है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नो डाउट, बट इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी, राइट, एंड वेवलेंथ. उसको काइनेटिक एनर्जी भी है और वेवलेंथ भी है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, एज सेड बाय द बोर. अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो मूव भी कर रहा है, सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, it has a particle nature as well as it has a wave nature. De Broglie's hypothesis based on that. तो पार्टिकल भी नेचर दिखाता है इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर भी दिखाता है. तो इसके बाद एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया. हेजनबर्ग ने कहा, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, if there is a microscopic particle, okay, if there is a microscopic particle, this is Heisenberg uncertainty principle. What Heisenberg said? Heisenberg uncertainty principle said that uncertainty, look at this point, uncertainty, there is uncertainty in determining what? देखो, Heisenberg uncertainty principle stated that
if you can determine the position of microscopic particle, if there is some microscopic particle, अगर एक microscopic particle है और वो मूविंग है, तो अगर आप उसकी पोजीशन डिटरमाइन करते हो तो एट द सेम टाइम आप उसका मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या अगर आप मोमेंटम डिटरमाइन करते हो तो आप उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो यू कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम. We cannot determine position as well as momentum, position as well as momentum of microscopic particle like electron. अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर आपने पोजीशन डिटरमाइन की तो आप मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते. We can't determine position and momentum of microscopic particle like electron simultaneously. If you can determine the position, you will miss the momentum. Momentum means mass into velocity, right? And if you determine the momentum, you will miss the position. That is uncertainty. Okay, ये हाइजेनबर्ग ने uncertainty principle रखा. फिर उसके बाद कुछ डिस्कवरीज हुई और उसके बाद एक बिग नेम साइंटिस्ट आया. देखो वो बहुत ही बड़ा नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और वो था श्रोडिंजर्स इक्वेशन. ये श्रोडिंजर ने इक्वेशन किया दोस्तों. अभी श्रोडिंजर ने क्या कहा देखो दोस्तों, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, जिसको कहते हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन या श्रोडिंजर्स इक्वेशन. देखो श्रोडिंजर ने क्या कहा, श्रोडिंजर सेड दैट पार्टिकल, अब ये तो प्रूव हो गया था कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली अ पार्टिकल, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव आल्सो, इट शोज वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक आल्सो. तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी दिखाता है और वेव की भी प्रॉपर्टी दिखाता है. सो it is called dual nature of electron, particle as well as wave. तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन रखा और उसको हम कहते हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन. देखो अब श्रोडिंजर्स इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, और उसने एक मॉडल रखा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. देखो हम क्वांटम नंबर्स पे आ रहे हैं. तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन था दोस्तों, देखो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और वो इक्वेशन था डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी जेड स्क्वेयर. ठीक है, डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m upon h square e minus v into xi equal to 0. ये इक्वेशन रखा. अब आपको ये इक्वेशन है क्या सिलेबस में? आपको इक्वेशन नहीं, लेकिन आपको ये सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूं. ओके, सो दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय श्रोडिंजर्स इक्वेशन. ओके, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय श्रोडिंजर, hence it is called श्रोडिंजर्स इक्वेशन और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. तो इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव, ऐसा कंसीडर किया श्रोडिंजर ने, और उसने एक थ्योरी रखी, और वो थी पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स. समझो, एक इमेजिन करो, अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनल बॉक्स में है और वो मूविंग है, तो वो कहां पे हो सकता है? इट में बी प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तो वो कहां पे भी हो सकता है? अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, या अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता है, या अलोंग जेड एक्सिस भी हो सकता है. तो ये साई क्या है? दिस साई इज व्हाट? वेव फंक्शन. And this m mass of that microscopic particle like electron, h Planck's constant, E and V are the total energy and potential energy. तो ये जो psi है, ये वेव फंक्शन है, उसके उसने वेरिएबल रखे x y z. x y z पे वो वेव फंक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस psi is what? वेव फंक्शन. And psi square he defined then the concept of orbital. तो उसने कहा, देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ये इक्वेशन जो है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन और श्रोडिंजर्स इक्वेशन, उसने वेव इक्वेशन क्यों नेम दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रीटेड एज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जस्ट लाइक अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स. एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है और उसमें समझो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव हो रहा है, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी, अलोंग जेड एक्सिस भी, राइट. और उसका वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए वेव फंक्शन उसने चूज किया xi. ओके, so this
श्रोडिंगर gave the equation that is called Schrodinger's equation, और ये श्रोडिंगर इक्वेशन में उसने इसका सॉल्यूशन निकाला. आपको सॉल्यूशन भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है. जो सॉल्यूशन मिलता है, the Schrodinger's equation solution, the solution of Schrodinger's equation gives what is called quantum numbers. ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन का अगर आपने सॉल्यूशन निकाला तो हमें मिलते हैं व्हाट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. ठीक है, आपको वो सॉल्यूशन नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, लेकिन श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया था उसका सॉल्यूशन जब हमने निकाला या श्रोडिंगर ने निकाला, तो उस श्रोडिंगर की इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो है क्वांटम नंबर्स. अभी क्वांटम नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि क्वांटम नंबर क्या हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. This quantum number gives information about the state of electron. अब कौन से स्टेट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अराउंड है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो कहां पे प्रेजेंट है? जैसे कि आपका एड्रेस होता है, राइट? आप कौन से कंट्री में हो, फिर उस कंट्री में कौन से स्टेट में हो, फिर उस स्टेट में कौन से सिटी में हो, फिर सिटी में आपका एरिया कौन सा है, तो दैट इज व्हाट ट्रैकिंग योर लोकेशन. वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को आपको डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या प्रोबेबिलिटी, उसने वर्ड किया प्रोबेबिलिटी, और उसने और एक फंक्शन यूज किया था झाई स्क्वायर. सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन बोल के याद रखना है. झाई स्क्वायर इज व्हाट इट इज गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस. ये झाई स्क्वायर, इसका मीनिंग उसने फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रखा? उसने कहा कि झाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, probability of finding electron, probability of finding electron at various places, ओके. तो ये झाई स्क्वायर उसने एक फंक्शन रखा. झाई स्क्वायर इज व्हाट probability of finding electron at various places in a given region around the nucleus. अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पे है, उसका मीनिंग है झाई स्क्वायर. ओके, वो झाई स्क्वायर उसने फंक्शन रखा. अब इसका ये देखो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कहां पे हो सकती है. अभी जो कहा मैंने, श्रोडिंगर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसने ट्रीट किया, और इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है? वो अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी, और अलोंग जेड एक्सिस भी हो सकता है, राइट? और उस इक्वेशन का उसने सॉल्यूशन निकाला, तो उसे मिले फिर क्वांटम नंबर्स. तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? देखो ये पॉइंट नोट डाउन करो. झाई स्क्वायर, व्हाट दिस झाई स्क्वायर गिव्स? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों. उसके बाद अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने देखा था, उसका अगर हमने सॉल्यूशन निकाला तो हमें क्या मिलता है? क्वांटम नंबर्स. ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स क्या है दोस्तों, और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्वांटम नंबर्स? देखो आपके सिलेबस में आपको क्वांटम नंबर्स है 4, N, L, M एंड S. ये 4 क्वांटम नंबर्स आपके सिलेबस में आपको, और ये 4 ही क्वांटम नंबर्स है. ओके, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स निकले. अब ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. N जो है स्मॉल n, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. पहले मैं बताता हूं क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी नोट डाउन करो. ठीक है, क्वांटम नंबर क्या देते हैं इंफॉर्मेशन? राइट डाउन. इट स्पेसिफाइज स्टेट ऑफ आइडेंटिटी, द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. द नंबर्स व्हिच आइडेंटिफाई, these numbers identify the state of electron. देखो this number identify state of electron. एक तो वो state of electron का आइडेंटिफिकेशन देते हैं, कौन सी स्टेट पे प्रेजेंट है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे या सेकंड एनर्जी स्टेट. ये स्टेट जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है, that about the state of electron it gives information. Okay, these quantum numbers. So these quantum numbers identify the state of electron, specify the energy of electron. देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It specifies the energy of electron. They specify energy of electron. First they identify the state of electron. Second quantum numbers क्या करते हैं? Specify the energy of electron. अब ये क्वांटम का मीनिंग क्या है? क्वांटम इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल. ओके, जिसको जैसे श्रोडिंगर ने कहा था पार्टिकल भी और वेव नेचर दोनों भी है उस. ठीक है, सो दिस क्वांटम नंबर्स, ये जो क्वांटम नंबर्स है 4,
ये क्वांटम नंबर्स क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? दिस क्वांटम नंबर्स गिव्स आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड दे स्पेसिफाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर डिस्क्राइब व्हाट? आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफाई एनर्जी एंड इट्स लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहां पे, उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूजफुल है। तो क्वांटम नंबर्स आपके पास सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, इसका मीनिंग क्या है? आपके पास उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है न्यूक्लियस के अराउंड, वो कहां पे है इलेक्ट्रॉन, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो वो आपके पास है सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। तो ये श्रोडिंगर ने क्या कहा था? ऑर्बिटल कंसेप्ट बताया था। ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है दोस्तों। बोर ने जो बताया था वो था ऑर्बिट, और अब ये जो श्रोडिंगर डिफाइन कर रहा है वो है ऑर्बिटल, एंड दैट इज मोर परफेक्ट अप्रोच, राइट, ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑर्बिटल? इट्स अ 3-dimensional स्पेस, देखो इट्स अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड 3-dimensional स्पेस है, where probability of finding electron is maximum, where probability of finding electron, probability of finding electron is maximum, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, ऐसे स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन दिस, 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो देखो ये 3-dimensional अप्रोच है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का 3-dimensional अप्रोच है दोस्तों। ऑर्बिट के लैंग्वेज में बोल नहीं रहा, श्रोडिंगर इज सेइंग इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्बिटल, 3-dimensional स्पेस। अब ये जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में बी रिवॉल्विंग लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। So that is what a 3-dimensional approach to the atomic structure. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अलॉन्ग 3 डायमेंशन प्रेजेंट हो सकते हैं, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हो सकते हैं। तो वो जो 3-dimensional स्पेस है, 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो बोर ने कहा था वो फिर गलत निकला, क्योंकि बोर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ इन ऑर्बिट। तो एक 1-dimensional वो डिस्कस करता था, लेकिन श्रोडिंगर ने उसको 3-dimensional अप्रोच दिया और वो मोर परफेक्ट था, ठीक है। सो ऑर्बिटल का कांसेप्ट ये है दोस्तों। अब इसमें क्वांटम नंबर जो है हम देख रहे हैं, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन क्या करते हैं ये? स्पेसिफाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से एनर्जी लेवल पे है, और लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वो कहां पे प्रेजेंट है उसका लोकेशन ट्रैक करते हैं। सो दिस इज व्हाट द क्वांटम नंबर्स, नोट डाउन दिस पॉइंट। दिस इज व्हाट क्वांटम नंबर्स। सो हम अब 1 बाय 1 क्वांटम नंबर सीखेंगे, और कौन सा क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है वो हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वांटम नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया, देखो क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, इट आइडेंटिफाइज द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड इट स्पेसिफाइज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड इट ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 एक एक क्वांटम नंबर देखते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट फर्स्ट क्वांटम नंबर, एंड दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is shown by small n, ठीक है। This first quantum number is what? First is principal quantum number, principal quantum number, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्राइमरी क्वांटम नंबर।
अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, देखो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन। समझो मेरे पास है न्यूक्लियस, अब देखो ये एक डायमेंशन डिस्क्राइब कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स है, जैसे हमें बोर ने कहा था, एक डायमेंशन वो भी है, ठीक है। तो ये के शेल है, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on, ठीक है। So when n is equal to 1, what is n? n is principal quantum number. This principal quantum number gives information about the distance between the nucleus and electron, or it gives information about the size of orbit. ये ऑर्बिट की साइज दिखाता है, ठीक है। So अगर n is equal to 1 है तो वो कौन सा शेल है, K शेल। अगर n is equal to 2 है it is L शेल, अगर n is equal to 3 है it is M शेल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखो। और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं अगर शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल are equal to 2 into n square। अब देखो समझो आपको के शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 into 1 square that is 2, ठीक है। अगर आपको एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एल शेल में n is equal to क्या है, 2, so 2 into n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 square that is 4 into 2 that is 8। अगर m शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं शेल में, थर्ड शेल में, सो 2 into 3 square that is 18 and so on। So K shell contains maximum 2 electrons, L shell contains maximum 8 electrons, M shell contains maximum 18 electrons। In this way you can calculate the number of electrons, maximum number of electrons in a particular shell। उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है नोट डाउन करते जाओ पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों ये, ठीक है। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, फर्स्ट क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, आई एम राइटिंग हियर, ओके, it gives information about the principal shell to which it belongs। ये एक इंफॉर्मेशन देता है, it gives information about principal shell, कौन से शेल को इलेक्ट्रॉन बिलोंग है उसके बारे में, principal shell to which electron belongs, to which electron belongs, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। और सेकंड, एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल शेल, ऑफ प्रिंसिपल शेल, specifies energy of principal shell। note down this point, energy of principal shell कौन से प्रिंसिपल शेल में डिपेंड है, क्योंकि ये क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इंफॉर्मेशन देगा हमें शेल के बारे में। सो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में या सेकंड शेल में या थर्ड शेल में या फोर्थ शेल में, या फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है या सेकंड एनर्जी लेवल या थर्ड एनर्जी लेवल, इसी को हम शेल कहते हैं दोस्तों, ये याद रखो, इसको हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और जैसे जैसे आप डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। जो शेल क्लोज टू न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, बिकॉज इट इज स्टेबल, ओके, इट हैज लो एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, nucleus is positively charged, electrons are negatively charged, so there is a naturally force of attraction between nucleus and electron। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होगा। जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अपार्ट हम जा रहे हैं, as we go further from the nucleus, the energy of the shell increases, वो याद रखो पॉइंट, ठीक है। so this is what about the first quantum number, principal quantum number, okay। so it gives information about the size of shell, size of, okay, orbit, size of shell or orbit, gives information about the distance of nucleus and electron,
इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कौन से शेल को बिलोंग है इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल शेल, ठीक है, इसके बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है, और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। और हमने ये भी देखा कि उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला 2n²। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आफ्टर दैट वी विल सी द सेकंड क्वांटम नंबर। After that we will see the second quantum number, and that is azimuthal quantum number। ये second quantum number है दोस्तों, देखो azimuthal quantum number। अब first quantum number ने हमें information दी थी दोस्तों, किसके बारे में? It has given the information about shell to which electron belong। तो shell के बारे में डिस्कशन जो हुआ वो first quantum number में हुआ अपना। तो देखो अब shell के बारे में information दी first quantum number ने। Now the second quantum number is also very important, and that is what azimuthal quantum number। azimuthal quantum number, azimuthal quantum number or secondary quantum number, secondary quantum number or subsidiary quantum number, क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये नेम्स है इसके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। azimuthal quantum number, secondary quantum number, subsidiary quantum number, angular momentum quantum number, these are the different names of second quantum number l। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर्स इंटरडिपेंडेंट है दोस्तों। फर्स्ट क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया, क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन कैलकुलेट इन अ पर्टिकुलर शेल बाय फार्मूला 2n²। ठीक है, अब ये सेकंड जो क्वांटम नंबर है azimuthal क्वांटम नंबर, so it gives information about what सब शेल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट क्वांटम नंबर ने हमें इंफॉर्मेशन दी अबाउट शेल, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल्स, इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स, दैट इज सब एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल हमने देखी थी दोस्तों, 1 2 3 4 5, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, राइट। तो वो एनर्जी लेवल थी। अब उस एनर्जी लेवल पे सब एनर्जी लेवल होती है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन है, एनर्जी लेवल जो है 1 2 3 4 5 6, उस एनर्जी लेवल पे फिर सब एनर्जी लेवल है, उस सब एनर्जी लेवल को हम कहते हैं सब शेल। तो अगर फर्स्ट शेल है उसमें कुछ सब शेल है, सेकंड शेल है उसमें कुछ सब शेल है, ठीक है, उसके बारे में ये क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स, ये सब शेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। देखो अब ये इंटरडिपेंडेंट है क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स। ये सेकंड जो क्वांटम नंबर होता है दोस्तों, उसकी वैल्यूज हम फर्स्ट क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं। देखो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एल, एल इज इक्वल टू n-1। एल का फार्मूला है, एल मींस azimuthal क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इट हैज वैल्यू n-1 अप टू n-1। देखो आप समझो मेरे पास है फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल है n इज इक्वल टू 1, सो l की वैल्यूज, परमिसिबल वैल्यूज आती है 1-1 0, ठीक है, 0। अब ये दूसरा शेल है, समझो मेरे पास सेकंड शेल है, n इज इक्वल टू 2, दैट इज कौन सा शेल, हमें पता है ये कौन सा शेल होता है, k शेल, ये l शेल। अब k शेल में एक ही होता है, देखो अगर l की वैल्यू 0 है दोस्तों तो वो होता है s सब शेल, ये नोटेशन है। अगर l की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है s सब शेल, अगर 1 है तो p सब शेल, अगर 2 है तो d सब शेल, अगर 3 है तो f सब शेल। These are the notations। अगर l की वैल्यू, उन्होंने ये डायरेक्टली दिया है, अगर l की वैल्यू 0 है तो s आपको सब शेल लेना है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो p सब शेल, अगर 2 है तो d सब शेल, 3 है तो f सब शेल, और n की वैल्यू हम निकालते हैं। देखो n की वैल्यू आपको पता है, the values of l depends on the values of n, if you know the values of n you can determine the values of l, ठीक है। आप समझो मेरे पास सेकंड शेल है, दैट इज l शेल,
अब एल शेल में कौन कौन से सब शेल प्रेजेंट है, देखो आप एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, फर्स्ट शेल में 0 है, तो सब शेल कौन सा है, एस। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल आता है, वो होता है 1s, ठीक है। अब देखो सेकंड शेल है मेरे पास, दैट इज n इज इक्वल टू दैट इज एल शेल, तो l की वैल्यू आएगी मेरी 2 माइनस 1, n-1 फॉर्मूला है, n की वैल्यू 2 है, सो l इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सो 1 वैल्यू आ गई। तो 1 तक परमिसिबल वैल्यूज, अब परमिसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, 0,1 अप टू 1 फर्स्ट शेल के लिए एक ही वैल्यू, सेकंड शेल के लिए दो वैल्यू 0,1। अब थर्ड शेल के लिए कितनी वैल्यूज होंगी, देखो थर्ड शेल के लिए 3 वैल्यूज, देखो n इज इक्वल टू 3, दैट इज विच शेल, m शेल। तो m शेल के लिए l की वैल्यू मैं निकालता हूं 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। 3 वैल्यूज आर परमिसिबल एंड दे आर 0,1, 2, ठीक है। वैसे ही सब शेल देखो, अब 0 अगर है तो कौन सा सब शेल है, सेकंड शेल में l की वैल्यू 0 है तो वो 2s सब शेल है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो 2p सब शेल। 2 क्या है यहाँ पे, 2 इज द नंबर ऑफ शेल, सेकंड शेल है, इसलिए सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल पॉसिबल है, 0,1 दैट इज 2s 2p। यहाँ पे आप देखो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में l की वैल्यू है परमिसिबल वैल्यू 0,1, 2 spd, सो 3s 3p और 3d। इसको शॉर्टली मैं बताता हूं, जितना भी प्रिंसिपल शेल है उतने उसके सब शेल होते हैं। अगर 1 सब शेल है, फर्स्ट सब शेल है, पहला शेल है तो उसको एक ही सब शेल 1s, दूसरा शेल है तो उसके लिए दो सब शेल 2s 2p, तीसरा शेल है इसलिए उसके लिए 3 सब शेल 3s 3p 3d। so the values of l depends on the values of n, okay, and they start from 0। अगर एक ही वैल्यू है तो होगी 0, अगर दो वैल्यूज हैं परमिसिबल तो 0,1, अगर 3 वैल्यूज है तो 0,1, 2, ठीक है। और 0 अगर है वैल्यू तो l, अगर l की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा सब शेल होता है, s। अगर l की वैल्यू 1 है तो सब शेल होता है p, अगर l की वैल्यू 2 है तो सब शेल होता है d, और अगर l की वैल्यू 3 है तो सब शेल होता है f। ये याद रखना है आपको, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, नोट डाउन द पॉइंट्स। Now after that I will give one table so that it will be easy for you to understand. Now take the table. प्रिंसिपल शेल, देखो सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो फर्स्ट क्वांटम नंबर पे डिपेंड है। सो अगर आपको फर्स्ट क्वांटम नंबर, वो तो इजी है, फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल शेल 1 2 3 4, राइट, तो उस शेल पे डिपेंड है सब शेल, सब एनर्जी लेवल। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज n, सेकंड क्वांटम नंबर इज l, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो मैं कॉलम दे रहा हूं, वो जो कॉलम्स है वो नोट डाउन करके लो। राइट डाउन प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल शेल कौन कौन से होते हैं आपको पता है, प्रिंसिपल शेल वैल्यू ऑफ n, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ l, परमिसिबल पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यूज है, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ l, values of l, then possible subshell, possible subshell, possible subshell, and number of subshells in a shell, उस शेल में कितने सबशेल्स पॉसिबल है, ठीक है। ये कॉलम अब देखो बहुत ही इजी है, समझो मेरे पास एक के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एन की वैल्यूज क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एल देखो 1 के लिए एक ही है 0, 2 के लिए 0,1, 3 के लिए 0,1, 2 3 वैल्यूज, 4 के लिए 4 वैल्यूज 0,1, 2, 3। एल की वैल्यू किस पे डिपेंड है, एन की वैल्यूज पर, और एल का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू
n माइनस वन, ठीक है, तो l इज इक्वल टू n माइनस वन है, 1 माइनस 1 0। सेकंड में l इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो अप टू 1 आपको परमिसिबल वैल्यूज देनी है 0, 1, परमिसिबल वैल्यूज है 0, 1, 2। तो जितने शेल का नंबर है उतने ही परमिसिबल वैल्यूज ऑफ l आ रही है। देखो दोस्तों, एक है तो एक ही है परमिसिबल वैल्यूज, सेकंड शेल है तो उसके लिए 2 सब शेल आ रहे हैं, 3 के लिए 3 सब शेल आ रहे हैं, अप टू 3 देखो, अप टू 1 0, अप टू 2 0, 1, 2 से कम 2 वैल्यूज 0, 1, राइट। 1 के लिए 1 से कम एक वैल्यू 0, सेकंड शेल के लिए 2 से कम 2 वैल्यू 0, 1, थर्ड शेल के लिए 3 से कम 3 वैल्यू 0, 1, 2, और फोर्थ शेल के लिए 4 से कम 4 वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब आपको पता है अगर 1 है 0 है अगर l की वैल्यू, तो कौन सा सबशेल होता है s, तो 1 में 1s सबशेल प्रेजेंट है, एक ही सबशेल है और वह है 1s। सेकंड शेल में 2 सबशेल पॉसिबल है दोस्तों, 2s, 2p। थर्ड में 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d, क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबशेल, 1 है तो p सबशेल और 2 है तो d सबशेल, ये डायरेक्टली दिया है, ओके। और अगर फोर्थ है तो 4 सबशेल प्रेजेंट है, 4s, 4p, 4d, 4f। तो नंबर ऑफ सबशेल्स क्या है, 1 में 1, फर्स्ट शेल में 1 ही सबशेल होता है, सेकंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल और फोर्थ शेल में 4 सबशेल। देखो, वैल्यू ऑफ n एंड नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सबशेल्स। अगर 1 शेल है, फर्स्ट शेल है तो उसमें सबशेल भी एक ही है, अगर 2 सबशेल है तो उसमें, अगर सेकंड शेल है तो उसमें 2 सबशेल, थर्ड शेल है तो 3 सबशेल, अगर फोर्थ है तो 4 सबशेल। नोट डाउन दिस। ठीक है, सो दिस quantum number L, second quantum number, azimuthal quantum number, gives the information about what? It gives information about the subshell to which electron belong. अब ये जो शेल है, फर्स्ट क्वांटम नंबर में हमने शेल देखा, शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट है, शेल के बारे में दिया इंफॉर्मेशन हमने, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, ठीक है। अब ये अजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें उसमें कितने सबशेल्स है वो पॉसिबल नंबर ऑफ सबशेल्स बताए। So this quantum number gives information about the subshell and the possible number of subshells in a shell. ठीक है, so this I will note here, note down this point. Second quantum number, azimuthal quantum number, gives information about subshell in a shell. Okay, it gives information about, देखो L जो है वो information देता है किसके बारे में, first is what, it gives information about subshell to which electron belong, कौन से सबशेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, ये बताता है। सेकंड, नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सबशेल्स है उस शेल में, उसके बारे में भी हमें L, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और उसके बाद देखो थर्ड क्वांटम नंबर है, हमें ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। और इसके बाद उसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बताता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि फर्स्ट क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में, सेकंड क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में, और पॉसिबल नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, पर्टिकुलर शेल, वो हमने कॉलम में देखा, ठीक है। सो दिस इज गिवन बाय सेकंड क्वांटम नंबर L, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वांटम नंबर M। अब M की वैल्यू डिपेंड होगी L की वैल्यूज पे, ठीक है। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m। अब इसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड होगी, इसकी वैल्यू सेकंड क्वांटम नंबर पे, जैसे सेकंड क्वांटम नंबर की वैल्यूज फर्स्ट क्वांटम नंबर पे डिपेंड थी, हमने सेकंड क्वांटम नंबर की वैल्यू डिटरमाइन की ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वांटम नंबर। अब थर्ड क्वांटम नंबर की वैल्यूज हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्वांटम नंबर। देखो m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। अब उस सबशेल में देखो हमने पहले शेल लिया था, फिर शेल में कितने सबशेल्स पॉसिबल है वो देखा, अब उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है,
यानी एनर्जी लेवल, उसमें सब एनर्जी लेवल, और अब सब एनर्जी लेवल, शेल, सब शेल, अब ऑर्बिटल। ठीक है, उसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप देखो एल की वैल्यूज हमें पता है, 0 रहती है, 1 रहती है, 2 रहती है, 3 रहती है। तो एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल, ये हमें पता है। ठीक है, एल की वैल्यूज पॉसिबल इतनी आती है, राइट। अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो हम ये वैल्यूज लेते हैं l की, राइट। परमिसिबल वैल्यू तो हम लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 0,1, 0,12, 0,12, 3, राइट। तो यहाँ पे हम इतने वैल्यूज लेते हैं। आप देखो l की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल। देखो कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, आप देखो s सब शेल है, s सब शेल के लिए l की वैल्यू है 0। अगर आपने इस फार्मूला में पुट की तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 × 0 + 1, एक ही वैल्यू आती है, 1 वैल्यू, और एक वैल्यू कौन सी है, वो एक वैल्यू 0 है, ओनली 1 वैल्यू दैट इज 0। अगर m की वैल्यू निकालता हूं, अगर p सब शेल है तो s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, s। ठीक है, s जिसके लिए m की वैल्यू 0 है। ठीक है, देखो आप कैलकुलेट करने के बाद समझ में आ जाएगा। देखो l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू निकालता हूं मैं, 2 × 1 + 1 कितनी होगी, 2 × 1 2, 2 + 1 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज कौन सी है, देखो परमिसिबल वैल्यूज कौन सी होती है, 1 जो है, सो प्लस l टू माइनस l, परमिसिबल वैल्यूज कौन सी होती है, प्लस l टू माइनस l थ्रू 0, प्लस l टू माइनस l थ्रू 0। अब ये प्लस l कितना है, +1 टू माइनस 1 थ्रू 0। ठीक है, प्लस l टू माइनस l थ्रू 0, ये परमिसिबल वैल्यूज होती है m की। तो 3 वैल्यूज देखो, अगर p सब शेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, अगर s सब शेल है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है s। p में 3 वैल्यूज यानी 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, वो देखो px, py और pz। 3 orbitals are present, px, py and pz. Note down these points. तो L की वैल्यूज पे आप M की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं दोस्तों। अगर L की वैल्यूज आपको पता है, L की वैल्यूज आपको पता है तो आप M की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, L की वैल्यू पहले हमने 0 रखी, तो 0 तो एक ही वैल्यू आ गई, तो कौन सी वैल्यू है, वो 0। ठीक है, सेंटर 0। अब उसके बाद अगर 1 रखा मैंने, L की वैल्यू 1 रखी, तो 2 × 1 + 1, 2 + 1 3 वैल्यूज, तो 0 तो कांस्टेंट, 0 + 1 - 1। ठीक है, 1 है ना, तो +1 - 1 और सेंटर में 0। अब देखो 2 है, 2 यानी +2 टू -2 थ्रू 0। अब देखो 5 वैल्यू आती है इसकी, कैसे आती है, देखो m = 2 × यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 2, 2 × 2 + 1 कितनी वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज कैसे होंगी, +2 टू -2, +2 +1 0 -1 -2। तो ये 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है d सब शेल के लिए। s सब शेल के लिए एक ही ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, p सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल px, py, pz, d सब शेल के लिए 5 ऑर्बिटल्स, इसके नेम मैं लिख के दूंगा, देखो dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। तो इतने आपको याद रखने हैं। s सब शेल है तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है, देखो दोस्तों एक ही ऑर्बिटल s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल s। p सब शेल है तो 1 वैल्यू है तो 3 वैल्यूज, +1 -1 0, px, py, pz। 2 अगर वैल्यू है l की तो +2 टू -2 थ्रू 0, 5 वैल्यू आएगी तो 5 ऑर्बिटल। और अगर f के लिए आप कितने होंगे, देखो दोस्तों f के लिए 3, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू +3 टू -3 थ्रू 0, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो 7 वैल्यूज होंगी। तो 1 3 5 और 7 इतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो s सब शेल में मैं डायरेक्टली लिख के देता हूं, आप नोट डाउन दिस पॉइंट। s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, सब शेल और ऑर्बिटल यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो
सबशेल और ऑर्बिटल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल। एस सबशेल है, कोई भी 1s 2s कौन सा भी सबशेल हो, एस सबशेल है तो एक ही ऑर्बिटल, पी सबशेल है तो 3 ऑर्बिटल्स, डी सबशेल है तो 5 ऑर्बिटल, एफ सबशेल है तो 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। एस सबशेल है तो एक ही ऑर्बिटल, पी सबशेल है तो 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल है तो 5 ऑर्बिटल, एफ सबशेल है तो 7 ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला एल की वैल्यू 0 रखो तो एक ही आएगा, एल की वैल्यू 1 रखो क्योंकि पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, 2 into 1 plus 1 3, डी के लिए 2, 2 into 2 plus 1 4 plus 1 5, एफ के लिए 3, 2 into 3, एल की वैल्यू 3, एफ के लिए 2 into 3 6 plus 1 7। तो उसमें उतने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सबशेल्स, और उस सबशेल में इतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, तो ये जो क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ठीक है, इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो अब ये शेप जो होते हैं दोस्तों, एस का होता है स्फेरिकल शेप, एस का होता है स्फेरिकल शेप सबशेल का। फिर पी जो होता है, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स अलोंग, पी इज डम्बेल शेप, डम्बेल शेप होता है पी का, और वो अलोंग एक्स एक्सिस ओरिएंट हो सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। डी के डबल डम्बेल शेप होते हैं। ठीक है, आपको 12th में है। फिर डी के डबल डम्बेल शेप होते हैं, वो 5 ऑर्बिटल मैंने अभी बताए, dxy dyz dxz dx2 -y2 एंड dz2। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और f का आपको, ये कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा। ठीक है, तो आपको इतने याद रखना है, spd, s का स्फेरिकल शेप सबशेल का, p का डम्बेल शेप और d का डबल डम्बेल शेप। s सबशेल के एक ही ऑर्बिटल, एक s, p के 3 px py pz और d के 5 जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स है। ओके, तो पहला क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल, सेकंड उस शेल में कौन से सबशेल प्रेजेंट है, और थर्ड जो है उस सबशेल में कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 क्वांटम नंबर्स दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे 4th क्वांटम नंबर, एंड दैट इज द लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, व्हिच इज डिनोटेड बाय s। देखो, लास्ट क्वांटम नंबर एंड दैट इज डिनोटेड बाय s, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, s दैट इज, यहाँ पे s का मीनिंग है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमें पता है दोस्तों, फोर्थ दैट इज फोर्थ लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय s। देखो, ये स्पिन क्वांटम नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, एट द सेम टाइम इट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते वक्त वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, और इट मींस दैट दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पिन होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस क्लॉकवाइज, तो उसकी स्पिन लेते हैं +½ और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं हम s-½ ठीक है, तो स्पिन हम जब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने एक्सिस के अराउंड तो उसकी स्पिन लेते हैं हम +½ और अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन लेते हैं हम -½ सो बोथ पॉसिबल स्पिन्स ओके फॉर इलेक्ट्रॉन, इट में स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे लिखना है, देखो हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट पीरियड में, लेकिन इतना याद रखो यहाँ पे देखो 1s2, तो मैं आप बॉक्स में भी इसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, या अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। इसको हम अपवर्ड भी लिख सकते हैं, इसको डाउनवर्ड भी, +½ या अपवर्ड, -½ या डाउनवर्ड आप दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। इट मींस दैट दिस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स around its own axis clockwise and second electron spins around its own axis anti-clockwise. Okay, so this is about what the fourth quantum number, spin quantum number. So in this way we have learned about the four quantum numbers.
which gives information about the state of electron, energy of electron and the location of electron. तो इलेक्ट्रॉन अब समझ में आ गया आपको क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसके अराउंड घूमते हैं और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल होते हैं 1s 2, ये जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में पॉसिबल सबशेल होते हैं 2s 2p, लेकिन उसमें फिर क्लासिफिकेशन होता है 2s और 2p में 2px 2py 2pz, ठीक है ना। अब देखो हमने ये पॉसिबल सबशेल भी निकाले थे, राइट, पॉसिबल सबशेल निकाले थे। अब इसमें भी ऑर्बिटल आप निकाल सकते हो। देखो समझो मेरे पास है n = 1, n = 1 है मेरे पास, ठीक है, l की वैल्यू 0 है पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स कौन से, देखो दोस्तों फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल्स, ठीक है, सबशेल और ऑर्बिटल दो कॉलम लिखता हूं मैं। तो यहाँ पे सबशेल और ऑर्बिटल दो कॉलम लिख रहा हूं, देखो सबशेल और ऑर्बिटल्स मैं दोनों भी लिख रहा हूं। देखो 0 है परमिसिबल वैल्यू, तो 1s सबशेल है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है शेल, सेकंड शेल में 0,1 2s 2p ये सबशेल है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स कौन से, इसके लिए एक ही होता है, एक ही होता है 2s, और 2p के लिए 2px 2py 2pz, ठीक है। अगर थर्ड शेल है, थर्ड शेल है तो l की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होती है 0,1, 2, ठीक है। थर्ड शेल में कौन से सबशेल प्रेजेंट है, फिर 3s 3p और 3d। अब इसमें आप फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, उस 3s में एक ही ऑर्बिटल होता है 3s, ठीक है। अब 3p में कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, यही आपको पता है 3px 3py और 3pz, ये तीन पॉसिबल ऑर्बिटल से 3p में, 3p सबशेल में। और 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² - y² और 3dz², ठीक है, आए समझ में। तो ये चार्ट आप ड्रॉ करके लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, देखो आपको क्लियर हो जाएगा एक शेल में कितने सबशेल और कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, सबशेल और ऑर्बिटल। देखो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल, एक सबशेल, दो सेकंड शेल में दो सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल, तो फोर्थ शेल में कितने आएंगे, 4 सबशेल आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल है एक, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, 1s, यहाँ पे लिखो 1s, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, इन द फर्स्ट सबशेल 1s ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, ठीक है, 1s। सेकंड सबशेल में देखो, सेकंड शेल में, सेकंड एनर्जी लेवल सेकंड शेल में ये n जो वैल्यू है वो दे रही है हमें इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, l की वैल्यू दे रही है अबाउट इंफॉर्मेशन सबशेल, और l के वैल्यूज पे हम m की वैल्यू निकालते हैं और m वैल्यू हमें देती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में सबशेल पॉसिबल 1s है और ऑर्बिटल भी एक ही है। सेकंड शेल में दो सबशेल है 2s 2p और उसमें ऑर्बिटल पॉसिबल है 2s 2px 2py 2pz। फिर थर्ड शेल में 3 सबशेल है 3s 3p 3d और उसमें पॉसिबल ऑर्बिटल से थर्ड लेवल पे 3s 3px 3py 3pz और 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² - y² and 3dz²। So in this way you can calculate the number of possible orbitals for a given particular shell। उस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर 2। कौन सा भी ऑर्बिटल लिया इसमें आपने, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखो। और एक बात है दोस्तों, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। ठीक है, और एक फार्मूला लो, इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल कैन बी कैलकुलेटेड। समझो मेरे पास है पी सबशेल, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है दोस्तों, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, px py pz। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने कहा अभी
मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। समझो, देखो मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पॉसिबल होते हैं। p सबशेल है तो मैं 2p ऐसे लिखते हैं 6, क्योंकि मैक्सिमम p में कितने इलेक्ट्रॉन मैं अकोमोडेट कर सकता हूं? 6, क्योंकि px में 2, py में 2 और pz में 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय फार्मूला। शेल के लिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल के लिए हमने फार्मूला यूज किया था 2n², राइट? तो इसका फार्मूला लो 2 × 2l + 1। l की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फॉर s सबशेल। देखो s सबशेल के लिए l की वैल्यू है 0, तो इस फार्मूला में अगर रख दिया मैंने तो 2 × 0 + 1। ठीक है, कितने आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? फिर 2 × 0, 0 + 1 1, 2 × 1 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s सबशेल में 2। p सबशेल में देखो, p सबशेल में l की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 2 × 1 + 1, 2 + 1 3, 3 × 2 6। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 सबशेल में। ठीक है, d सबशेल में कितने आएंगे? देखो इन d सबशेल यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × देखो 2 × l की वैल्यू d के लिए 2 + 1, सो 5, 2 × 2 देखो 2 × 2 + 1 4 + 1 5, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, f के लिए कितने होंगे फिर? 2 × 3 + 1, ठीक है, 6 + 1 7 × 2 14, तो इतने 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो s सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पॉसिबल? 2, p में 6, d में 10 और f में 14। ठीक है, तो ये भी याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए दोस्तों आज हमने। तो ये हो गया इन डिटेल क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर में से हमने फिर शेल देखे, सबशेल देखे, ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है वो कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कंसेप्ट फॉर यू। ओके, so we'll meet in next lecture. Till then, thank you.